यार ध्यान दो, अब फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने कर लिया था। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आर लिस्निंग ऑल ऑफ यू? यस सर। करते मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर। तो इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पढ़ा था फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी 5-6 पॉइंट पे होता है, 5-6 उसके पैरामीटर हैं। इकोनॉमिकल, टेक्निकल, बिहेवियरल, लीगल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। देयर फिजिबिलिटी स्टडी में ये लिख लो आप लोग, देयर आर, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ, बातचीत नहीं, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी considerations. There are the many types of feasibility considerations. टाइप्स ऑफ feasibility consideration, या there are many types of feasibility, ये भी बोल सकते हैं, लिख लो। फिजिबिलिटी के बाद considerations, feasibility considerations का मतलब feasibility types भी हो सकता है। पहला लिखिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, पहला लिखो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सेकंड लिखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। थर्ड लिखिए टाइम फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी। फोर्थ लिखिए बिहेवियरल फिजिबिलिटी, बिहेवियरल फिजिबिलिटी। फिफ्थ लिखिए लीगल फिजिबिलिटी, लीगल LEGAL, लीगल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट / बेनिफिट एनालिसिस। मोबाइल पे लगे रहो क्या? कॉस्ट के बाद सर उसके लिए पूरी दिन पड़ी है, पढ़ने के टाइम में दूसरा काम कौन सा? इस क्लास के बाद जाया कीजिए। सर कॉस्ट के बाद क्या बोले? कॉस्ट / बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट / बेनिफिट एनालिसिस। ये पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी सॉफ्टवेयर का फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। इकोनॉमिकली मतलब पैसे के आधार पे कि आप जो ले रहे हैं काम उतने पैसे में हो। टेक्निकली मतलब आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। लीगल मतलब क्या हुआ? लीगल फिजिबिलिटी का मतलब जो आप डेटा यूज कर रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो लीगल है या करप्टेड है? चोरी से आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, लीगल है या इलीगल है? सॉफ्टवेयर इलीगल का मतलब आप चोरी से, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए विंडोज आप जो यूज कर रहे हैं, आप चोरी से पायरेटेड यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, कंपनी से आप नजर बचा के यूज कर रहे हैं, पायरेटेड। हाँ तो जेल की सब कुछ हो सकता है। उसके बाद और बिहेवियरल फिजिबिलिटी, सुनो, वो सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर है, जो आपका सॉफ्टवेयर बना, दैट बिहेवियर इज गुड और नॉट। बिहेवियर का मतलब सॉफ्टवेयर अच्छे से चल रहा है या नहीं। सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी इज गुड और नॉट फॉर द एंड यूजर्स। सॉफ्टवेयर का पीरियड के बाद बिल्कुल उसका रिस्पांस कर रहा है। रिस्पांस क्या है? रिक्वेस्ट टाइप कि आपने कोई वेबसाइट खोला http.www.google.com, एक एग्जांपल के तौर पे। गूगल खुलने में आपको ले ले 1 मिनट 2 मिनट, क्या मतलब है भाई? तो क्या है? दैट एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। या आपका MIS सॉफ्टवेयर आपके कॉलेज, सुनो इधर, आपका MIS आपके कॉलेज का है जिसपे आप फीस रिसिप्ट जमा करते हो, लाइब्रेरी से बुक रिलीज करते हो, सब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। सॉफ्टवेयर को हम लोग MIS बोलते हैं या ERP भी बोलते हैं उसी सॉफ्टवेयर को, कि सब कुछ
इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो सॉफ्टवेयर पे आपके बारे में, आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में, आपकी संस्था के बारे में सारा इंफॉर्मेशन है। आज इन्फोसिस का पोर्टल है, सुन लो जरा ध्यान देना, इन्फोसिस का पोर्टल है, पोर्टल के बारे में कुछ बता रहे थे। तो उसके एचआर टीम के पास सारे एक से लेके अगर 2 लाख एम्प्लॉय है तो 2 लाख एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन एचआर के सामने होगा। जिसके बारे में चाहे उसका इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है, A to Z इंफॉर्मेशन उसके पास रहता है, मतलब यूज कर सकता है। तो क्या है, दैट इज ए ERP और MIS एप्लीकेशन ऑफ इन्फोसिस। पंजाब नेशनल बैंक में अगर 3 लाख कर्मचारी तो सबका डेटा MIS एप्लीकेशन में कंपनी के पास होगा। पूरा जितना यूजर होगा सब सारा एक आज आपका अकाउंट मान लीजिए मुजफ्फरपुर में है, बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में, आप पटना में अपडेट करा रहे हैं, गया में है, कैसे अपडेट हो जाता? सबका डेटा रहता MIS एप्लीकेशन, उसको हम लोग MIS एप्लीकेशन ही बोल सकते हैं। और ऑनलाइन अगर वो चल रहा है तो MIS एप्लीकेशन ऑन विथ द वेब हम बोल सकते हैं। अब हुआ एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मतलब रिसर्च उसके ऊपर का जो रिसर्च होता है। when we are going to develop a newly software या a candidate software या न्यूली सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, कैंडिडेट सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, या प्रोपोज्ड सॉफ्टवेयर, नया सिस्टम का हम बनाने जा रहे हैं तो हम उसको एनालिसिस करेंगे। जो पुराना सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है या करंट सिस्टम है या प्रेजेंट सिस्टम है, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, हाउ वी कैन डू रिमूव इन द प्रपोज सिस्टम। तो सारा चीज हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, यूजर से बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किस चीज का होता है? एनालिसिस ऑफ ए डेटा। आपसे आज कहते हैं, जैसे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिट्टी खोद के कहता है ये यहाँ पे जो बॉडी मिली है, मूर्ति जो मिली है 4000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है। हाउ इट आइडेंटिफाई? क्योंकि मिट्टी का एक पैमाना है, देयर इज ए रोड मैप कि हम उसको मैप कर सकें। ताजमहल मोर देन 400 ईयर्स पुराना हो गया, होने जा रहा है, कैसे हो रहा है ये? तो एनालिसिस करके हम अब कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर का एनालिसिस का मतलब वी विल गो इनटू द डिटेल, हम अंदर तक जाकर पूरे सॉफ्टवेयर की छानबीन करेंगे, चाहे वो डेटा के रूप में हो, चाहे इंफॉर्मेशन के रूप में हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन के रूप में हो। हाँ सुनो इधर, चाहे कम्युनिकेशन के रूप में हो, कम्युनिकेशन भी होता। तो सब चीज को एनालिसिस हम करके न्यू सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। किस किस चीज का एनालिसिस होता है? मेनली होता है डेटा का, मेनली डेटा का, इनपुट कैसा रहेगा, प्रोसेस का, इसमें प्रोसेस क्या होंगे, आउटपुट इसका कैसा होगा। सुनो, एनालिसिस इज ए डिटेल, थोड़ा तो शब्द किया करो क्लास। एनालिसिस इज ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ the various operations performed by a system and their relationships within the outside of the system। कि आपका जो सिस्टम है क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने की स्थिति में है। ऑपरेशन किसमें परफॉर्म होता है? इनपुट में। इनपुट में क्या होता है? डेटा। डेटा में क्या होता है? होमोजीनियस डेटा और हेट्रोजीनियस डेटा, मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। उसका प्रोसेसिंग भी ना होता, उसका प्रोसेसिंग कितना टाइम में वो कर पाता है। What a key question is now, what must be done to solve the problem। कोई प्रॉब्लम आया, आप एनालिसिस करते हो कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले जब मोबाइल आया, स्मार्टफोन, तो एक चिप, एक सिम लगने की जगह थी। अब क्या हुआ?
लेकिन इस पे भी और चल रहा है कि हम कम से कम 4, 5, 6 सिम लगा लें भविष्य में। इस पे बात रिसर्च चल रहा है, इंजीनियर कर। तो क्या ये क्या डे टू डे टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू एडवांसमेंट। जैसे सर जियो आपसे वाईफाई कॉलिंग सिस्टम ही देती है, क्या जरूरी है सर? सिम का क्या काम है? सिम का क्या काम है? वाईफाई कॉलिंग लगा। तो क्या हुआ, एनालिसिस होने के बाद नई चीजें आती है, एनालिसिस होने के बाद नई चीजें आती है। एनालिसिस जैसे सर अभी जैसे सर विदाउट नेट आप सब वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, अब सुनो, बैठो, कहाँ जा रहे हो? सुनो, ड्यूरिंग एनालिसिस डेटा आर कलेक्टेड ऑन द अवेलेबल फाइल्स। डेटा को कलेक्ट किया जाता, डिसीजन पॉइंट्स एंड ट्रांजैक्शन हैंडल्ड बाय द प्रेजेंट सिस्टम। जो भी डिसीजन है वो प्रेजेंट सिस्टम उसको हैंडल करता है। डेटा फ्लो डायग्राम सुन लो, एनालिसिस करने के क्या तरीके हैं? डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता, रेक्टेंगुलर होता, रोम्बस होता, सर्कुलर होता। पेज नंबर 41। तो क्या डेटा फ्लो डायग्राम इंटरव्यू, हम जब नया पुराने सॉफ्टवेयर में क्या शॉर्टकमिंग से हम उसको जो लोग यूज कर रहे हैं, जो एमआईएस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम नए सॉफ्टवेयर में दूर करेंगे। ऑन साइट ऑब्जर्व, सुनो इधर, ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कोई चीज ऑन साइट ऑब्जर्वेशन क्या होता कि कोई चीज को हम देखते देखते पकड़ते हैं कि इसमें दिक्कत है या नहीं है। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन हम कोई चीज में देख रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको फिर रेगुलर वॉच कर रहे हैं, ऑन साइट मतलब नजदीक से देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके उसको दूर करने का काम करते हैं। अब है डिजाइन। एनालिसिस के बाद डिजाइन। डिजाइन क्या होता? सिस्टम डिजाइन क्या होता कि जो हम सिस्टम, जो हम प्रपोज सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्स कितने होंगे, उसमें लेवल्स कितने होंगे, उसमें बटन्स कितने होंगे, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होगी। सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी होता, लेवल्स भी होती, डेटाबेस भी होता, फ्रंट एंड भी होता, बैक एंड भी होता, यूआई भी होता, मतलब यूजर इंटरफेस भी होता। तो जब सब चीजें होगी तो उसका डिजाइन कैसा होगा, किस टाइप का डिजाइन होगा, तब तो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। जब आपके पास डिजाइन नहीं होगा, ब्लूप्रिंट नहीं होगा किसी एप्लीकेशन का, तो आप डेवलप कर पाओगे? You cannot develop an application without a blueprint, without a, क्या मकान के नक्शे के बिना मकान बन जाएगा? रियल लाइफ बात करो है। तो क्या होता है फिर? आपको डिजाइन बनाना पड़ता है। एक होता है कंप्लीट डिजाइन, एक होता है डिटेल डिजाइन। एक डिजाइन हम रफ वे में बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे इस एप्लीकेशन में इतना चीज होगा, ऐसा पेज बनेगा, इसमें ये डेटाबेस होगा। लेकिन जब हम डिटेल्ड डिजाइन की ओर जाते हैं, डिटेल्ड डिजाइन का मतलब फुल डिजाइन, कंप्लीट डिजाइन की ओर जाते हैं, हाँ, तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स कितने होंगे, कितने लेवल्स होंगे, कितने बटन्स होंगे, कितने टेक्स्ट एरिया होंगे, बटन होंगे तो किस प्रकार के होंगे, बटन का कलरिंग कैसा होगा, बटन की फंक्शनैलिटी कैसा होगा, सबमिट बटन होगा, रीसेट बटन होगा, बटन होगा तो सर्कुलर होगा, ओवल होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ट्रायंगल होगा, जैसा भी आप बटन बनाना चाहें। कलर क्या होगा, एक एक चीज के बारे में। डेटाबेस जब बनेगा तो डेटाबेस में कितने टेबल होंगे, प्राइमरी की क्या होगी, फॉरेन की क्या होगी। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ योर कमिंग प्रोजेक्ट्स और proposed project will be on the pen and paper with the design process। समझ गए कि नहीं समझे?
सुन लो अब आप लोग। द मोस्ट क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग फेज ऑफ द सिस्टम लाइफ साइकिल इज सिस्टम डिजाइन। क्यों सबसे टफ है ये? क्योंकि इसके थ्रू एक्चुअल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। एक भी बटन की गलती, एक भी टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा बन गया, एक भी कोडिंग ज्यादा लिखा गया तो दोबारा रोल बैक करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। क्योंकि जब चीजें बन जाती है, एक बटन आप सबमिट बटन बनाए, सिंपल सी बात समझो, सबमिट किए डेटा दूसरे पेज पे चला जाता है, दूसरे से तीसरे पेज पे चला जाता है, वहां से डेटाबेस में चला जाता है, डेटाबेस से यूआई में आता, एक जगह से कितनी जगह डेटा रोटेट करता। अगर आप सबमिट बटन की कोडिंग गलत लिख दिए, ये सबमिट बटन की फंक्शनलिटी को आपने गलत लिख दिया, बाद में चेंज करने में कितनी दिक्कत होगी बताओ। क्योंकि जब डेटा एक बार सबमिट होता है, तुम लोग को लगता है कि हमने बैंक की आईडी में आप लोग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बैंकिंग सब लोग किए होंगे, अगर 3-4 बार गलती हो जाती है नेट बैंकिंग में, क्या होता है फिर? कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बैंक का चक्कर लगाइए, वहां कहिए सर ये दिस दैट, है ना प्रॉब्लम। तो डिजाइन क्या है? डिजाइन इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट। ये लिखा दो कि छोड़ दो? देखो डिजाइन आप लोग लिखिए, सारे बच्चे ऑनलाइन लिखो। ऋषि सर सब मर्यादा बना के रखना चाहिए। सर भी समझते हैं, सर तो यही से पूछ रहे हैं तो नहीं समझेंगे सर। बेवकूफ है क्या बोले यार, थोड़ा क्लास है, बोल लेते जाके अच्छा नहीं लगता है। आप भी चला दो सब बोलते हैं कि जवाब में जाके जवाब तो कोचिंग कर रहा है। एवरीथिंग इज कम्स अंडर डिसिप्लिन, ये चीज होना चाहिए लाइफ में। लाइफ में अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज का, हम लोग एक्सपीरियंस तो आप लाइफ में लिखो। अब लिखो डिजाइन, डिजाइन कैरियर को फोकस करना। डिजाइन लिखिए ऑनलाइन बच्चे, पेज नंबर 41। द मोस्ट क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग फेज ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड challenging phase of the system life cycle is system design। सिस्टम लाइफ साइकिल सिस्टम डिजाइन। हाँ, मेन चीज यही है कि क्या यानी आपका प्रोजेक्ट कैसा बनेगा, सब पूरा लेआउट रहता है प्रोजेक्ट का, अपकमिंग प्रोजेक्ट का। पुराने प्रोजेक्ट का तो पहले ही बन चुका होता है। फुल स्टॉप देखो। द टर्म डिजाइन डिस्क्राइब्स ए फाइनल सिस्टम। The term design describes a final system and the process by which it is developed. देखो full stop। It refers to the technical specification. यस सर। that will be applied in implementing the candidate system. Implementing the candidate system का मतलब बताओ? यस सर, न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम, वेरी गुड। इन इम्प्लीमेंटिंग द कैंडिडेट सिस्टम मतलब जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसका सारा इसमें रहेगा। इसमें टेक्निकल व्यू क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में क्या बोला, एक एक चीज, डेटाबेस क्या होगा, टेबल कौन कौन से बनेंगे, व्यू कौन कौन से बनेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर का सारा आप समझ सकते हो संरचना रहेगा इसमें A to Z। और एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि एक का एक्सप्लेनेशन नहीं, सारे बटन्स का, लेबल्स का, सब कुछ लिखो।
full stop. It also includes the construction of programs and program testing. It also includes the construction of programs and program testing. ये क्या करता है? प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन मतलब A to Z प्रोग्राम कैसा आपका सॉफ्टवेयर बनना A to Z डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में रहेगा, A to Z फॉर्मेट में रहेगा, पेन और पेपर पे भी और डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में भी। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, यही सब देखिए। इसमें क्या मतलब डिजाइनिंग में ये होगा कि आपका सॉफ्टवेयर ऐसे बनेगा, स्क्रैच लेवल ये होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये लेबल होगा, बटन होगा, एक एक चीज का इवन क्या कलर फिल होगा, यहाँ तक की पिक्चर रहती, कलर क्या फिल होगा। हाँ, और ये भी चीज देखी जाती कि हाँ यहाँ पे डेटा जाएगा तो यहाँ से डेटा किस पेज पे जाएगा, वहां से फिर डेटा कैसे बाहर आएगा, एक एक चीज मतलब फ्लो ऑफ डेटा और कोडिंग ऑफ डेटा, टेस्टिंग, सब कुछ। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्शन कैसे लगा सकते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, कि कोई इंट्रूडर आपके प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ना ले ले। प्रोटेक्शन क्या है प्रोजेक्ट का, सिक्योरिटी पॉइंट क्या है। अब लिखिए, इसमें डिजाइनिंग के बाद होता है, डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट करते हैं कोडिंग। देखिए, आफ्टर डिजाइनिंग, अब लिखना पड़ेगा, किताब में नहीं दिया हुआ है। आफ्टर डिजाइनिंग में, हाँ, नहीं कोडिंग लिखिए, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइनिंग फेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइनिंग फेज, it comes to the प्रोग्रामिंग फेज। ये कहां पे आ जाता है, इट कम्स टू द प्रोग्रामिंग फेज, ये प्रोग्रामिंग फेज में आ जाता है। देखिए, इट कम्स टू द प्रोग्रामिंग फेज, फुल स्टॉप। इन दिस फेज we write codes for our MIS application. We write codes for our MIS application. कोड डालते, सॉफ्ट कोडिंग करते। In this phase we do verification and validation for the MIS application. We do verification and validation for our MIS application. In this phase we do verification and validation for our MIS application. In this phase we do, पहले गप कर लो, फिर पेट भर जाए, फिर कलम चला जाए। पूछे क्या लिखवा है, कहता हम लोग बैठल का है। In this phase we do, मैं दिमाग से लिखा रहा हूँ किताब पे। Yes sir, In this phase we do verification and validation of for our MIS application. देखो, next point. In this phase we do authentication and authorization of an MIS application. ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में सबको क्लियर है, कंसेप्ट की डाउट है? हाँ बच्चों, आपको पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्या नाम है आपका?
मोनिका आपका क्या नाम है बेटा? नंदी आपका नाम क्या है? सलोनी। आप लोग कम आते हैं क्लास, तो आप लोगों में कौन बताएगा? हाँ, इन बच्चों में कौन बताएगा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में डिफरेंस क्या है? फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब कोडिंग शुरू होती है पहला लाइन ही आता है। जल्दी बोलो ऋषि, बताओ बताओ, तुम बताओ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में क्या अंतर है? बाहर घूमने से बढ़िया थोड़ा सा तो पढ़ लो। आप बताइए, आप बताइए। बोलो पहले, अब नाउ हर टर्म। आप बताइए। सर ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस which we verify अब सुनो, अब मैं बताता हूँ। सर जो ऑथेंटिकेशन सर वेरीफाई मतलब कोई भी समवन कर सकता है, और ऑथराइजेशन में स्पेसिफिक फाइल को वेरीफाई फाइल एंड डाटा को सब यही बताया। हाँ, अब सुन लो, ऑथेंटिकेशन मीन्स यू आर राइट और रॉन्ग, whether you are right or wrong। जैसे आप जीमेल खोलते हो, व्हाट दैट एप्लीकेशन डिमांड्स फ्रॉम यू? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम और जब पासवर्ड आप डालते हो, उसके बाद आपका एप्लीकेशन खुलता है, तो आपको वेरीफाई मतलब ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप सही हो या गलत हो। ठीक है, मान लीजिए 2-3 बार आपसे गलती हो जाती है ईमेल आईडी में पासवर्ड डालने में, फिर कहता है मोबाइल नंबर डालो या ईमेल आईडी डालो। क्या होता है उसके जैसे आपको डाउट होता है, तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मींस यू आर राइट और रॉन्ग, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। जैसे एटीएम में गए, आप एटीएम में जाते हो, क्या पैसा थोड़े देता है क्या? ही इज आस्किंग 4 डिजिट पिन नंबर। व्हाट इज दिस? 4 डिजिट अगर गलत आप डाल दोगे तो क्या पैसे आपके निकल जाएंगे? 4 डिजिट पर सुनो, 6। अब सुनो, मेरा 4 ही मांगता है। हाँ सुनो पहले, अब तो 4 डिजिट पिन डाल के क्या किया? वेदर यू आर ए राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन टू कलेक्ट द मनी। ऑथेंटिकेशन में कोई डाउट है कि आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, दैट यू आर राइट और रॉन्ग। ऑथराइजेशन पे अब आए, अब ध्यान देना, ऑथराइजेशन पे आ रहा हूं। आप एटीएम से चेक हुआ कि आप यू आर ए वैलिड पर्सन, you can withdraw the money from your ATM machine, but there is a limitation that you can withdraw up to 15,000, 20,000, 25,000। limitations called authorization, कि आपका authorization इतना ही है कि आप 20,000 रुपए एक दिन में निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख है, 10 लाख निकाल लोगे एटीएम से एक दिन में, लिमिट होता है ना सर, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। हाँ, अब मैं जीमेल में आऊं, उधर जीमेल में सुनो ना भाई, वो अलग चीज है, उसका भी लिमिटेशन है। सुनो ना, ऑथराइजेशन सुनो। अब जीमेल की बात करो, आप जीमेल में गए तो आप इनबॉक्स देख सकते, आउटबॉक्स देख सकते, आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, दिस इज ऑथराइजेशन।
दिस इज ऑथराइजेशन। आप उसके थ्रू यूज करके आप मेल आईडी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस, वॉट एवर एप्लीकेशन यू कैन डू इट। मतलब ऑथेंटिकेशन मीन्स वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, ऑथराइजेशन मीन्स उस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या अधिकार प्राप्त है, उस एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अंदर हम कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर जाकर। जैसे एटीएम में क्या पैसा निकालने गए, एटीएम मशीन पे पत्थर मारने लगोगे, तो आपका ऑथराइजेशन नहीं है कि शीशा तोड़ने लगोगे, वो ऑथराइजेशन नहीं है, पुलिस कैच कर लेगी आपको। तो ऑथेंटिक, और जीमेल से आप काम कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को थ्रेटनिंग मेल भेज दो, सुनो इधर, जीमेल पे काम कर रहे हो या फेसबुक पे काम कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर को थ्रेटनिंग मेल भेज दोगे, क्या होगा आपको, कितने देर पुलिस पकड़ लेगी? नहीं, पुलिस पकड़ लेगी 6 से 8 घंटा में पुलिस आपको उठा लेगी ज्यादा से ज्यादा। तो वो सुनो, वो आपका ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मीन्स वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। आपका ऑथेंटिकेशन क्या पटना की सड़कों पे चले, लेकिन ये ऑथराइजेशन नहीं कि सबको धक्का मारते चले, दैट इज नॉट ऑथराइजेशन। आप चल सकते हैं, ये आपका राइट है, ठीक है। क्या लिखा थे आप समझ गए ना? क्या क्या अधिकार मिला होगा, लेकिन उस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब क्या ऑथराइजेशन है? एक मिनट सुन लो, एक मिनट। जैसे आप कहीं जा रहे हैं जहाँ काफी सिक्योरिटी एरिया है, काफी सिक्योरिटी एरिया है, लेकिन जिनके पास प्रेसिडेंट हाउस है, लेकिन जिनके पास पास रहेगा उनको चेक करेगा ज्यादा, उनको देखे उनकी गाड़ी अंदर चली जाएगी, हम आपको रोक के रखेगा। तो क्या है वो ऑथेंटिकेशन? नहीं, वो राष्ट्रपति भवन में गया, सुनो इधर, वो राष्ट्रपति भवन में गया, वो ऑथेंटिकेशन को जा सकता है ड्यू टू पास, वहां जाकर वहां पत्थर चलाने लगे, स्विमिंग पूल में कूद जाए, स्विमिंग पूल बना हुआ है, मैं देखा हूं, इसलिए बता रहा हूं, बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे हम लोग मुगल गार्डन 4-5 बार घुमा हूं मैं दिल्ली में, हाँ 4-5 बार है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो सुनो, अब वो क्या हुआ, आप जा सकते हो वहां मिलने गए, आप जैसे आप प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पास है आपके पास, यू गो टू मीट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से आप मिल सकते हैं, ठीक है, आपके पास पास है, आपकी अथॉरिटी है, अब जाके प्रेसिडेंट पे हाथ चला दीजिएगा, ऑथराइजेशन है ये, आपको जेल हो जाएगी कि नहीं तुरंत, 3-4 महीने परेशानी बनी रहेगी, तब जाके छूटेंगे आप, 3-4 छूट तो जाएगा ही, लेकिन ऑथेंटिकेशन ही बता रहा हूं कि आपको क्या राइट है। वहां बनता है 52 नंबर काउंटर से, राष्ट्रपति बन जाता है, किसी का भी 3 महीने के अंदर नंबर मिल सकता है, किसी को भी, कुछ है 1.5 से 2 महीने में नंबर आ जाता है। आपको वैलिड रीजन देना होगा कि हम क्यों मिलना चाहते हैं, वो कारण लिखना होगा उस पेपर में, हाँ, तो उसके लिए हो गई बात मेरे से, तो कारण बताना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिलने गया था तो कलाम साहब से, लेकिन हम बाद में हमको पटना आना पड़ गया, तो हम लोग पूरी क्लास जाने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, आप प्रेसिडेंट से भी मिल सकते, प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, 2 महीना टाइम लगेगा। नहीं, एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ रीजन आपको बताना होगा कि सर हम इस काम से मिलना चाहते हैं। अक्सर जैसे इसको बोल रहा है कि चलना मांगे, नहीं, अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनको in this phase, हाँ, in this phase, in this phase लिखो, in this phase we are writing, in this phase we are writing condition checking,
In this page we are writing condition checking, constant checking. Constant का मतलब पता है कि नहीं? भारत नहीं constraint, CONSTRAINT, constant checking and मैं बता रहा हूँ constant checking and loop executing, loop LOOP, loop executing. अब मैं बताता हूँ क्या मैंने बोला कंस्टेंट. कंस्टेंट का मतलब होता है कंस्टेंट आर द बिजनेस रूल्स, कंस्टेंट आर द बिजनेस रूल्स दैट अप्लाइड ऑन योर MIS एप्लीकेशन. अब मैं बताता हूँ DRCC में पढ़ रहे हैं आप लोग, DRCC के माध्यम से. लड़कों को 4% ब्याज देना है, लड़कियों को 1%. दिस इज ए कंस्टेंट, दिस इज ए कंस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब यू कैन वोट फॉर इन इंडिया. डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कंडीशन है कि आप भारत में इंडिया में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष में आता है? 16 वर्ष का बच्चा दे पाएगा. दिस इज ए, सुनो, दिस इज ए कंडीशन, दिस इज ए कंडीशन. जैसे एक मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्म निकला, उसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है. दिस इज ए कंडीशन की 21 साल के नीचे का आदमी और 40 साल के ऊपर का आदमी फॉर्म नहीं भर सकता. दिस इज ए कंडीशन. और जिसको कांस्टेंट कहते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, बिजनेस रूल्स, कि हम किसी को भी इस जॉब पे रखेंगे तो उसकी सैलरी 25-30 से कम हम नहीं देंगे, कोई भी बंदा हो. तो दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट. और सुन लो, आप भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते तो उसकी भी एज है, भारत में MLA बनना चाहते उसकी भी एज है, प्रेसिडेंट बनना चाहते तो वो भी एज है. तो जो कंडीशंस हैं दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट, दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट. अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा. तो MIS एप्लीकेशन जब बनता है तो कांस्टेंट भी सारा कुछ लगा होता है. कि कांस्टेंट ये लगा होता कि बच्चा भी, सुनो इधर ध्यान दो, कि BCA है तो आपको मैथ होना चाहिए, BBA है तो कॉमर्स होना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं? तो दिस इज ए कांस्टेंट. और कोई डाउट? लूप मतलब बार बार चलना, मतलब बार बार एक ही चीज का रिपीटेशन. Repetition of a thing is called a loop. Repetition of a thing is called a loop. एक ही चीज का बार बार चलना. जैसे 1 से 100 तक हमें प्रिंट कराना है. सुन लो, आप देखे होंगे OTP आता है, OTP आता है. तो OTP आपके मोबाइल पे जो आता है, क्या ऋषि के मोबाइल पे वही OTP आएगा, वही बैंक से करेगा? तो इसके मोबाइल पे आएगा, चाहे बच्चियों के मोबाइल पे आएगा. तो लूप चल रहा है वहां, सॉफ्टवेयर का लूप. तुम मांगे तो अलग, वो मांगा तो अलग, वो मांगा तो अलग, वो मांगा तो अलग. दिस इज कॉल्ड. अगर एक ही OTP शेयर हो जाए तो कितना बड़ा खेल हो जाएगा फिर, मतलब कितना गलत होगा. तो ये लूपिंग के द्वारा हम पकड़ते हैं. ठीक है, प्रत्यय. यस सर. अनीशा, कोई डाउट? कांस्टेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ऑनलाइन कोई डाउट है आप लोग बच्चों को? नहीं है. ठीक है, प्रत्यय अटेंडेंस भेज दिए आप? यस सर, भेज दिए देख लीजिएगा. Now I am ending your class. Best of luck for your planning.